All right, let's continue with the living world next part. Now for the next part we need to understand, suppose if there is a brain dead patient, जिसका दिमाग डेड हो चुका है, सारे न्यूरॉन्स मर चुके हैं. So if there is a brain dead patient, or if there is a patient who is in coma, यानी वो बेहोश है, कोमा नहीं ओके अगर पेशेंट ब्रेन डेड है या फिर अगर वो कोमा में है, सो ये दोनों भी मामले में ये देखा जाता है कि वो पेशेंट होश में नहीं होता है. दिस पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज वर्चुअली दिस पेशेंट इज सपोर्टेड बाय हार्ट लंग मशीन. सो अल्टीमेटली इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं और वेंटिलेटर ही इसके हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करता है. अब यहां हमको यह समझना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोलता है कॉन्शियस रहना यानी होश में रहना. कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी होश में रहना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खूबी है. बट यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा है ना अगेंस्ट हो जाता है अगर हम लोग ब्रेन डेड और कोमा पेशेंट्स की बात करें. सो ये लाइन बाकी सबके लिए ट्रू है बट ब्रेन डेड और कोमा पेशेंट्स के लिए ये लाइन ट्रू नहीं होगी बिकॉज ब्रेन डेड पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता है. टेक्स्ट बुक आगे ये कहता है इट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वर्चुअली द पेशेंट इज सपोर्टेड बाय हार्ट लंग मशीन. ऐसे पेशेंट्स यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ब्रेन डिजीजेस में देखे जाते हैं जहां न्यूरॉन्स अगर एक बार मर जाता है तो पुनर्जीवित नहीं होता है बिकॉज न्यूरॉन्स डू नॉट रीजेनरेट. आगे ये वाला पॉइंट लास्ट में करेंगे. ओके नेक्स्ट, ऑल लिविंग फिनोमिना यानी कंडीशन, ऑल लिविंग कंडीशंस आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस. अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दो लाइन घुमा फिरा के पटकता है, सुनो ध्यान से. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. टिश्यूज में जो प्रॉपर्टी होती है ना वो प्रॉपर्टी हर एक सेल में नहीं होती है बट वो प्रॉपर्टी कहां से आती है, वो प्रॉपर्टी आती है बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन अमंग्स द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. इसको समझो, मैं तुमको अच्छे से बताता हूं बच्चों. टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये जानकारी है हमारे पास कि टिश्यूज सेल्स के बने होते हैं. मान लो हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, मामा मौसी, फार्मेसी, इन सब का बना है. अब मामा मौसी, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी ये लोग सब सेल्स हैं. हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी है ना वो हर एक में नहीं है. हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी कहां से आती है, इन सब के इंटरैक्शन की वजह से. डॉक्टर क्या करता है, मरीज का इलाज करता है और नर्स को बताता है कि मेरे गैर मौजूदगी में ये इंजेक्शन देना. अच्छा, नर्स क्या करती है, मामा और मौसी को बोलती है वो पेशेंट का वॉमिट साफ करो, उसका स्टूल साफ करो, साफ सफाई रखो. फार्मेसी वाला सही दवाई पहुंचाता है. सो हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी है वो हर इंसान में नहीं है, यानी डॉक्टर में नर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट. वैसे टिश्यू की प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होती है बट ये प्रॉपर्टी कहां से आती है, इन सेल्स में जब इंटरैक्शन होता है, आपस में तालमेल होती है, उसके अनुसार आती है. ओके अब इसी तरह से एक और सेंटेंस दिया है, आप है ना टिश्यू के बदले सेल ऑर्गेनल वर्ड लगा दो और कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के बदले मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगा दो. अब ये देखो कितना मस्त एक सेंटेंस हो जाएगा. वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग्स द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये समझा बेटा, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं इसको बेटा. नेक्स्ट, these interactions results in emergent properties at higher level of organization. Now higher level of organization का मतलब क्या है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स. बायो रैप की तरह आना चाहिए, धाड़ 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 धाड़. ओके अब ये सब क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, यानी धीरे धीरे प्राणी विकसित होते गए. अब इनमें जो इंटरैक्शन हो रहा है ना, ये इंटरैक्शन के वजह से कोई ना कोई नई खूबी आती है. यानी लेट्स से प्लैटीहेलमिंथिस में जो क्वालिटी है वो पोरीफेरा में नहीं है क्योंकि जैसे जैसे इनके सेल्स इंटरैक्ट करते हैं इनके टिश्यूज के पास प्रॉपर्टी आती है. फिर नेक्स्ट प्राणी का जो कैटेगरी है, ओके जैसे कॉर्डेट्स. अब कॉर्डेट्स में कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आई है क्योंकि उनका जो इंटरैक्शंस होता है वो बाकी के मुकाबले अलग होता है.
सो हर नए प्रॉपर्टीज के वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती है, जिसके वजह से प्राणी विकसित होता है और संघर्ष करके इस जिंदगी में जीने लगता है। आगे, दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। हायरार्की का मतलब रैंकिंग। सो ये जो बात है ना, ये बात सच है इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम्स। छोटे से छोटा अमीबा, बड़े से बड़ा हाथी, जैसे जैसे हायरार्की रैंकिंग जैसे जैसे बढ़ते गया, प्राणी विकसित होते गया ना, इनका विकसित होने का रीजन है टिश्यूज के बीच में जो भी इंटरैक्शन है, सेल्स के बीच में जो भी इंटरैक्शन है, उस इंटरैक्शन की वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती है। आगे नेक्स्ट, 10 लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सर व्हाट इज अर का शॉर्टकट ये लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ इवॉल्विंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। यानी खुद ब खुद विकसित हो रहे हैं, खुद ब खुद का कंट्रोल कर रहे हैं, खुद ब खुद रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट होते हैं, अपनी एक्स्ट्रा कॉपीज बनाते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब एनी एक्सटर्नल फैक्टर जो तुमको उकसाता है। जैसे लाइट तेज रोशनी मारी तो हम आंखें बंद कर देते हैं, मुंह पलट लेते हैं, राइट। कुछ गर्म ऑब्जेक्ट टच किया तो क्या करेंगे, मोमेंट वी टच हॉट ऑब्जेक्ट वी विड्रॉ अवर हैंड, बराबर ना, हाथ हटा लेते ना, और यू एंजॉय द हॉटनेस। डोंट एंजॉय द हॉटनेस, इट विल बर्न। ओके, सो यहां क्या होता है ना, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदलते पर्यावरण के फैक्टर्स के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। Okay, so this capability to respond to external stimuli comes because of interactive systems, और इसी की वजह से living organism self evolving, self regulating और self replicating बन जाता है। आखिरी पॉइंट, अपना प्यारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, 2 लाइन दिया है, इट इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस धरती पे जो जिंदगी आई है उसकी कहानी है। एंड इट इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, यानी जितने भी जीवित प्राणी है वो विकसित कैसे हुए, बंदर विकसित होके कैसे इंसान बना, उसकी कहानी है। और लास्ट पॉइंट इसलिए हम लोग ने यहां मेंशन किया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो वर्तमान प्राणी हो या भूतकाल का कोई प्राणी हो, पुराना कोई जानवर हो जैसे डायनासोर, आज का कोई जानवर हो जैसे कि मंकी, हॉर्स, डोंकी, डॉग्स, okay, all living organisms whether they are present organisms or past organisms, सबके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि सबसे पहला प्राणी पानी के अंदर आया था, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी से तरह तरह के प्राणी विकसित होकर आए हैं। इसलिए हम सबके पास जेनेटिक मटेरियल कॉमन ही है, क्योंकि हमारा पूर्वज कॉमन है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन। हाँ, ये बात है कि सबका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बदलता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, दो टू वेराइंग डिग्रीज, वेराइंग यानी चेंजिंग, यानी किसी में कुछ जेनेटिक मटेरियल ज्यादा है तो किसी में कुछ कम है, बट एक बात है कि हम सब में ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कॉमन है, हम सब में सेम है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज से आया है। सो हम सब एक दूसरे का भाई बहन है। तुम घर में बैठे हो, दीवार पे जो छिपकली भी चिपकी है ना, वो भी तुम्हारी काका की, मौसी की, बेटी की, बहन की, चाची की, ताऊ की, फूफा की लड़की, कुछ ना कुछ लगती है। कैसे? क्योंकि वो भी उसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बनी है जिससे तू बना है। सर, छिपकली, कॉकरोच, बर्ड्स, बटरफ्लाई, ये सब मेरे रिश्तेदार है? हाँ। ऐसा बायोलॉजी कहता है, क्योंकि हमारा ओरिजिन कॉमन है। ये बात समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।